जय हिंद दोस्तों, कल हम आपके लिए लेके आए थे परागण के बारे में, पर परागण के बारे में। आज हम पर परागण के अभिकर्मक यानी कि जिस प्रकार जैविक और अजैविक प्रकार से परागण पर परागण का स्थानांतरण होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अंत तक जरूर देखें। ठीक है भाई, देखें तो भाई आज हम पढ़ेंगे पर परागण का अभिकर्मक अभिकर्मक यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट। तो ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट क्या होता है? ये एक ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत परागण को यानी कि जिसके माध्यम से स्थानांतरण किया जाता है वर्तिका। ठीक है, वर्तिका पर स्थानांतरण किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? पर परागण का अभिकर्मक। तो देखिए, पर परागण के अभिकर्मक में ऐसा साधन जिसके अंतर्गत पराग कणों को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण करने की क्रिया को परागण का अभिकर्मक कहते हैं। परागण का पर परागण का अभिकर्मक अभिकर्मक कहते हैं। यानी कि क्या होगा? ऐसा साधन जिसके अंतर्गत पराग कणों को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण करने की क्रिया को क्या कहेंगे? पर परागण अभिकर्मक। इसके दो साधन होते हैं, एक तो जैविक और एक अजैविक। तो इसके साधन कितने होते हैं? दो। यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं जिसमें पहला हो जाएगा जैविक और अजैविक, और दूसरा हो जाएगा जैविक। क्या हो जाएगा? जैविक। और अजैविक के पार्ट होते हैं दो। देखें तो अजैविक तो अजैविक के पार्ट होते हैं दो। एक तो वायु। अजैविक के पार्ट कितने होते हैं? दो। एक तो होता है वायु और एक होता है जल। वायु द्वारा होने वाले परागण को कहेंगे वायु परागण, और जल द्वारा होने वाले परागण को कहेंगे जल परागण। यानी कि वायु द्वारा होने वाले परागण को कहेंगे वायु परागण, और जल द्वारा होने वाले परागण को कहेंगे जल परागण। ठीक है भाई, जल परागण। ठीक है, ये कहेंगे। अब क्या होगा? इसके बाद आ जाता है अजैविक हो गया। अब इसके बाद आएगा दूसरा आ जाएगा कौन? जैविक। और जैविक के निम्न साधन है। क्या है? जैविक के निम्न पार्ट है। तो जैविक वाली बात आएगी, तो जैविक के पार्ट हो जाएंगे भाई अनेक निम्न प्रकार का होता है। यानी कि पहला हो जाएगा इसमें कीट परागण, यानी कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, घोंघा के द्वारा, कीट, पक्षी, घोंघा, सांप। ठीक है भाई, एक हो जाएगा सांप के बाद चमगादड़, सांप, चमगादड़ और चींटी। यानी कि सांप, चमगादड़ और चींटी। ठीक है भाई, यानी कीट के द्वारा होगा उसे क्या कहेंगे? कीट परागण। कीट परागण। पक्षियों के द्वारा होगा पक्षी परागण। घोंघे के द्वारा हो गया यानी सांप परागण। ठीक है भाई, अब इनको पढ़ेंगे। तो देखिए
हम क्या पढ़े, परागकण का अभिकर्म ऐसा साधन जिसके अंतर्गत परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण करने की क्रिया को परपरागण का अभिकर्म कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो जैविक और एक अजैविक। पहले हम पढ़ेंगे अजैविक कारक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जैविक कारक। परागण यानी कि वायु परागण किसे कहेंगे, जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के माध्यम से होगा, यानी कि उसे क्या कहेंगे, वायु परागण। देखें तो जब या ऐसा परागण, ऐसा परागण जिसके ऐसा परागण जिसमें पराग कणों का स्थानांतरण वायु के माध्यम से से होता है, उसे वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परागण कहते। ठीक है भाई, यानी कि क्या कहेंगे, ऐसा परागण जिसमें पराग कणों का स्थानांतरण वायु के माध्यम से होता है। यानी कि ये क्या होती है, पराग कण की संरचना एक मकरंदहीन और कैसी होती है, यानी कि हल्की होती है। ठीक है, तो उस वाले परागकण को क्या कहेंगे, वायु परागण। ठीक है, वायु परागण के अनुकूलन, यानी कि इसमें वायु परागण के अनुकूलन, यानी कि वायु परागण क्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार के होते हैं। इनके पुष्प छोटे, इनके पुष्प छोटे मकरंदहीन, इनके पुष्प छोटे रंगहीन मकरंदहीन एवं अनाकर्षक होते हैं, एवं अनाकर्षक कर्षक होते हैं। यानी कि इनके पुष्प कैसे होते हैं, छोटे होते हैं जिसमें वायु परागण पाया जाता है, रंगीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं और अनाकर्षक, यानी कि आकर्षण केंद्र नहीं होता है, यानी कि जैसे कि गुलाब की तरह आकर्षित नहीं करते, तो ये कैसे होते हैं, अनाकर्षक होते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें दूसरा बिंदु हो जाएगा, इनके अंडाशय में प्राय एक बीजांड पाया जाता है, एक बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनके बीजांड में, यानी कि इनके अंडाशय में प्राय एक बीजांड होगा। ठीक है, इनमें पराग कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। कितनी होती है, बहुत अधिक। यानी कि ये ऐसे पराग कणों, ऐसे पादपों में पाए जाएंगे जिसमें पराग कणों की संख्या कितनी होगी, बहुत अधिक। यानी कि वायु में किसी भी पेड़ पर, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट फिक्स उसी पादप की वर्तिकार बढ़ जाए, तो इसलिए इनमें परागकणों की संख्या कितनी होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है भाई, अब इसके बाद अगला पॉइंट होगा, इनके पुंकेसर लंबे, क्या होते हैं, इनके पुंकेसर लंबे, हवा में हल्के रहते हैं, लंबे व हवा में लटके रहते हैं, वह हवा में लटके लटके रहते हैं। क्या होते हैं, हवा में लटके रहते हैं, जिससे पराग कणों को आसानी से
जिससे परागकणों को आसानी से वायु प्रवाह के साथ आसानी से क्या कर सकती है, प्रवाहित कर सकती है, यानी कि वायु प्रवाह के साथ आसानी से ले जा सकती है, प्रवाहित हो सकती है, आसानी से प्रवाहित हो सके। यानी कि ये बिंदु क्या कह रहा है, ये इनके पुंकेसर लंबे होते हैं और हवा में क्या होते हैं, लटके होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गुड़हल में, ठीक है, लटके रहते हैं, जिसमें परागकणों को आसानी से वायु प्रवाह के साथ, यानी जैसे ही हवा चलती है तो ये वायु के साथ आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी अग्र इनकी वर्तिकाग्र विशेष रूप से अनुकूलित रहती हैं, जिससे ये हवा में पराग कणों को चिपका सकें या पकड़ सकें, पराग कणों को पकड़ सकें या चिपका सकें। कैसी होती है भाई इनकी संरचना, इनकी वर्तिकाग्र विशेष रूप से अनुकूलित रहती है, जिससे हवा में पराग कणों को आसानी से पकड़ सके या चिपका सके, जैसे कि एग्जांपल में, जैसे घास में कैसी संरचना पाई जाती है, रूमिल, वर्तिकाग्र कैसी संरचना होती है, रूमिल होती है, तथा टाइफा में बुरुश जैसी वर्तिकाग्र की संरचना पाई जाती है। यानी कि इनमें क्या होती है, रूमल, जैसे कि अब घास में क्या हो सके आसानी से, जैसे घास में रूमिल संरचना होती है, और टाइफा में पुरुष जैसी, जिससे कि जैसे ही परागकण आएंगे और वर्तिकाग्र आसानी से इसे क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, ठीक है। तो इसमें आपका इसमें परागकण कौन कौन में होता है, तो जैसे मैं एग्जांपल में होगा, एक तो आपका मक्का होगा, बाजरा होगा, मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, इनमें क्या होता है, वायु परागण होता है, जैसे गेहूं है, गेहूं है आपका, बांस है, आदि में क्या पाया जाएगा, वायु परागण। और अपवाद के रूप में जो फैक्ट है इसमें, यानी कि एक फैक्ट है, यानी कि जो आवास तो उनका जलीय है, लेकिन परागकण किसके माध्यम से होता है, कीट और वायु परागण। तो अपवाद एक फैक्ट है, जिसे वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करना है, फैक्ट के रूप में लिखा रहा हूं मैं उसे, दो जीरो यू ओटो यू ओटोमो जीटोन, यानी कि एक तो ये पादप है, या एक दूसरा पादप और है, सिरसोफिल्लम मिरियोफिल्लम। इनमें क्या है भाई, मिरियोफिल्लम, इनका आवास तो कैसा है, इनका जो आवास है वो तो है जलीय, आवास कैसा है, जल के द्वारा, लेकिन इनमें जो परागकण, यानी कि इनका आवास तो जलीय है, ठीक है भाई, लेकिन परागकण की क्रिया या परागण की क्रिया कैसी होती है, कीट, यानी कि वायु परागण गण प्लस कीट परागण के द्वारा होती है, यानी कि पाए तो जल में जाते हैं, और इनमें परागण क्या होता है, या तो वायु परागण होगा या फिर क्या होगा, कीट परागण, यानी कोटोमोजिटोन या मिरियोफिलम, इनमें क्या पाया जाता है, ये फैक्ट्री, ये आवास तो इनका जलीय है, लेकिन इनमें परागण की क्रिया ऐसी होती है, एक तो वायु परागण के द्वारा होती है, और एक क्या होती है, कीट परागण के द्वारा।
अब देखें मक्का में परागण की क्रिया किस प्रकार से होती है, यानी डायग्राम के हिसाब से समझेंगे मक्का में पर परागण कैसे होता है। ठीक है भाई, तो देखें मक्का में, यानी डायग्राम बनाएंगे, पहले डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। ये क्या हो जाएगा, मादा पुष्प। ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगा, नर पुष्प, यानी कि यहाँ क्या होंगे, परागकण। ठीक है, अब यहां से और किधर आएंगे, इधर, किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से। ठीक है भाई, इन्हें क्या कहेंगे, वायु परागण। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगी पत्ती, ये हो जाएगी पत्ती। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये जो जटाएं सी देखे होंगे आपने, जो वर्तिका, वर्तिका प्लस वर्तिका दोनों से मिलकर बनी सरसरी, यानी कि फूदनी किससे बना होता है, वर्तिका, वर्तिका से मिलकर बना होता है। ये हो जाएगा आपका नर पुष्प, और ये क्रिया हो जाएगी आपकी वायु परागण, यानी कि वायु परागण इस प्रकार से होता है मक्के में वायु परागण की क्रिया। तो हमने क्या पढ़ा, मक्का में वायु परागण की क्रिया। ठीक है भाई, इस प्रकार से होता है। ओके, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।